1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए चलते हैं अब स्टडी की यात्रा की तरफ। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के पार्ट 2 में आज हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है सॉइल इरोजन और उसका डिप्लेशन। और बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल डिग्रेडेशंस के लिए दोनों ही फैक्टर, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रीजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। इसके अलावा रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड भी सॉइल डिग्रेडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। इसके अलावा कुछ मेथड भी है जिसके माध्यम से हम सॉइल कंजर्वेशंस की ओर बढ़ सकते हैं या सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है मल्चिंग। स्टूडेंट्स, दो कतारों के बीच में जब प्लांट लगाए जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके बीच के खाली ग्राउंड को किसी घास से या पत्तों से ढक दिया जाता है, या आजकल प्लास्टिक की शीट्स भी आने लगी हैं, उससे उसे कवर्ड कर दिया जाता है ताकि जो सॉइल है उसका मॉइस्चर उसमें बना रहे और प्लांट को वो सपोर्ट करे। इसी प्रोसेस को हम मल्चिंग कहते हैं। पहाड़ की ऊंचाइयों से पानी बड़ी तेज़ी से नीचे उतरता है। इसी तेज़ी से उतरते हुए पानी को रोकने के लिए पत्थरों से, ग्रास या लकड़ियों के लट्ठे लगाकर या सॉइल का बांध बनाकर उस पानी को रोकने की कोशिश की जाती है। इसी कोशिश को कंटूर बैरियर्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ट्रेंचेस यानी गड्ढे भी बनाए जाते हैं ताकि उन गड्ढों में पानी कलेक्ट हो सके। इस तरह पानी के बहाव को रोककर सॉइल इरोजन की प्रोसेस को कम किया जाता है। तेज़ी से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का एक ढेर लगाया जाता है जो बांध की तरह से दिखाई देता है। इसको लगा देने से पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है और इस प्रोसेस से भी जो सॉइल लॉस है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। इसी को हम रॉक डैम कहते हैं। अब आते हैं टेरेस फॉर्मिंग पर। टेरेस फॉर्मिंग मतलब पहाड़ों पर, पहाड़ी स्लोप पर वो सरफेस जो लंबा चौड़ा हो और फ्लैट हो, ऐसे प्लेस को भी क्रॉप्स ग्रोविंग के लिए बहुत उपयोगी समझा जाता है और लोग वहाँ पर भी फसलें लगाते हैं। तो यहाँ पर भी फसलें लगाते हैं और एक पार बना करके फसलें लगाई जाती है ताकि जो स्लोप से बहता हुआ पानी बहुत तेज़ी से ना बहे और रुकते रुकते आराम से आता है। और जब रुकते रुकते आराम से आता है तो सॉइल इरोजन की प्रोसेस भी बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसी को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब इस प्रोसेस में अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग टाइम पर बोई जाती हैं, यानी कि एक के बाद दूसरी कंटिन्यू फसलें लगाई जाती है, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता। इसकी वजह यह है कि जब प्लांट्स उसमें लगे होते हैं तो प्लांट जो है पानी और सॉइल दोनों को पकड़ करके रखता है और इसकी वजह से भी जो सॉइल लॉस है वो होने से बच जाता है। इसी को हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। कंटूर प्लोविंग, हिल स्लोप पर लगातार एक के बाद दूसरी पैरेलल प्लोविंग करके भी हम बहते हुए पानी को रोक सकते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि जो फ्लोविंग है उसके बीच बीच में कुछ नाली नुमा गहराई हो जाती है, वो ऊपर से बहते हुए पानी को रोकने में नेचुरल बैरियर का काम करती है। इस नेचुरल बैरियर की वजह से भी जो सॉइल लॉस है वो रुक जाता है और जो सॉइल डिग्रेडेशन है उसकी प्रोसेस में कमी आती है। इसी को हम कंटूर प्लोविंग कहते हैं। और अब आते हैं लास्ट सेल्टल बेल्ट्स पर। सेल्टल बेल्ट्स उन जगहों पर होते हैं जो कोस्टल रीजन होती हैं या ड्राई रीजन्स होते हैं और स्पेशली वहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ी से बहती हैं। तो ऐसी जगह पर
एक सॉइल से बेल्ट या बांध बना दिया जाता है और उसके ऊपर जो ट्रीज या पेड़ लगा दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पेड़ों की वजह से जो विंड का मूवमेंट है वो जाना जा सके और जो पार होती है या बांध होता है उसके माध्यम से सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसी को हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। ये कोस्टल या ड्राई रीजन्स में ज़्यादातर ऐसा किया जाता है। डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक अभी हमने पढ़े। इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इस एक्टिविटी को इस तरह से आप करते जाइएगा। नंबर 1, आपको 2 ट्रे लेनी है और उसका नॉमिनेशन करना है A एंड B, और ये ट्रे सेम साइज की होगी। नंबर 2, दोनों ट्रे में 6-6 होल करने हैं एक छोर पर। नंबर 3, दोनों में मिट्टी भर देनी है। नंबर 4, एक ट्रे में सिर्फ मिट्टी रहेगी, दूसरी यानी B ट्रे में गेहूं या चावल के दाने भी डालने हैं और इसमें पानी देते रहें ताकि दाने स्प्राउटेड हो सकें। 6, कुछ दिनों बाद जब पौधे कुछ सेंटीमीटर बड़े हो जाएं तब ये प्रैक्टिकल करें। 7, दोनों ट्रे को स्लोप वे पर सेम हाइट पर रखें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद एक एक मग पानी लेकर दोनों में पानी डालें। दोनों के नीचे कोई कंटेनर रखें ताकि पानी उसमें जमा हो सके। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रे ए में क्या हुआ और ट्रे बी में क्या हुआ। आप देखेंगे प्लांट न होने की वजह से ट्रे ए में पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आ गई, जबकि ट्रे बी में शायद ऐसा न हो। यही प्रोसेस है सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन को रोकने की। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे करके देखिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वाटर। वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। इस अर्थ का 3/4 अर्थ सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट, और शायद इसी वजह से इसका नाम जो है वो वाटर प्लेनेट पड़ा, या इसे वाटर प्लेनेट कहते हैं। इट वॉज द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ये एक पुराना महासागर ही था यहाँ पर लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन की शुरुआत हुई। इवन टुडे द ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ अ प्लेनेट एंड एनिमल लाइफ। आज भी ये जो हमारे महासागर है ये अर्थ के 2/3 सरफेस को कवर किए हुए हैं और हमारी ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं। द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो महासागरों का पानी है वो खारा है और ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, और यहाँ पर जो फ्रेश वाटर का अकाउंट है वो मात्र 2.7% ही है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज अ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, और उसका भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका में मौजूद हैं। कुछ ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, और ये भी सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पहुँच पाना आसान नहीं है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल 1% ही फ्रेश वाटर ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग के उपयोग के लिए अवेलेबल है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो फ्रेश वाटर है वो भी ग्राउंड वाटर के रूप में, सरफेस वाटर में, रिवर्स और लेक्स में, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के रूप में मौजूद है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसीलिए शायद फ्रेश वाटर जो है वो इस अर्थ पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है, सबसे प्रेशियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। जो वाटर है ना तो घटाया जा सकता है ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कांस्टेंट मोशन। इसकी जो प्रचुरता है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। साइक्लिंग के माध्यम से ये ओशियन से एयर में जाता है, फिर लैंड पर आता है और फिर वाटर वेपर के रूप में वापस महासागरों में चला जाता है। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ, यानी कि
नदियों और तमाम नालों के रास्ते भी बहता हुआ ये पानी समुद्र में वापस जा मिलता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज अ वाटर साइकिल, और इसी प्रोसेस को आप शायद ऑलरेडी वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। Human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। तो ह्यूमन बींग जो है वो केवल ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए ही पानी का उपयोग नहीं करता, बल्कि प्रोडक्शंस के लिए भी उसे पानी की आवश्यकता होती है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ द डैम आर द अदर यूजेस। इसके अलावा वाटर का उपयोग एग्रीकल्चर पर्पज से, इंडस्ट्रीज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स। इसके अलावा जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसकी वजह से की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फूड चाहिए, फूड के लिए पानी चाहिए, क्रॉप्स के लिए पानी चाहिए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा जो अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, वो भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इसी वजह से जो हमारी फ्रेश वाटर की सप्लाई है उसमें शॉर्टेज होता चला जा रहा है। आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन, या तो हमारे जो फ्रेश वाटर के रिसोर्स है वो सूखते चले जा रहे हैं या फिर वो पॉल्यूटेड होते चले जा रहे हैं। अर्बन एरिया में एक इंडियन व्यक्ति लगभग पर डे 150 लीटर्स वाटर का यूज़ करता है, और वो किस किस पर्पज से करता है उसका एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई सजेशन दे सके कि ये अमाउंट किस तरह से कम किया जा सकता है वाटर का, तो आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पानी की ये शॉर्टेज जो है वो विश्व भर में देखी जाती है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये देश जो ऐसे क्लाइमेटिक जोन में सिचुएटेड है जहां पर सूखा ज़्यादातर पड़ता है, वहां पर वाटर स्कैर्सिटी लगातार बनी हुई एक बड़ी समस्या के रूप में देखी जा रही है। वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो ये जो वाटर शॉर्टेज है वो हमारे सीजनल चेंजेस और एनुअल प्रेसिपिटेशंस के चेंजेस की वजह से भी देखी जा रही है। इसके अलावा जो वाटर सोर्सेस है उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन और वाटर का कंटेमिनेटेड हो जाना भी वाटर शॉर्टेज की एक बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज की। आज पूरे विश्व में क्लीन और एडिकेट वाटर से भरे हुए सोर्सेज का मिलना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। आज लगातार इसके कई उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं उनको बचाया जा सके। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। जबकि हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, इसके बावजूद भी इसका ओवर यूज और पानी का पॉल्यूटेड होना भी हमारे उपयोग के लिए उसे अनफिट कर देता है। और इसकी वजह है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। जो सीवेज से बहता हुआ पानी है वो बड़ी वाटर बॉडीज़ में मिल जाना। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पर्पस से जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं या इंडस्ट्री से निकले वाले जो एफ्लुएंट्स सब्सटेंस है वो एक मेजर वाटर बॉडीज़ में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी या वाटर कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। ये जो उद्योगों से या इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स हैं ये नॉर्मली पानी में या वाटर में नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड की वजह से इसको पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। इसके अलावा मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ज़्यादातर इनमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो आसानी से नष्ट नहीं होते। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ये पानी के जरिए ह्यूमन बॉडीज में पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो हम इस वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं तभी जब ये उद्योगों से या इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट्स को सुटेबली हम कहीं और रिलीज करें और उसे मेजर वाटर बॉडीज में न जाने दें। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर
स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट और जो वेजिटेशन है ये भी धरातल पे या सरफेस पे बहते हुए पानी को रोकने में बहुत हेल्प करती हैं और हमारे अंडरग्राउंड वाटर को भी रिप्लेनिश यानी कि फिर से भर देती हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है जो हम धरातल पे या सरफेस पे बहते हुए पानी को रोक सकते हैं। इसके अलावा द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। हम जो कैनल का उपयोग करते हैं इरिगेशन के पर्पज से उसको भी मिनिमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि जो उसमें सीपेज होता है, मिट्टी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, तो वो भी हमको कम से कम करना चाहिए। अगर कैनल को पक्का बना दिया जाए तो वाटर सीपेज कम हो जाएगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए हमें स्प्रिंकल्स का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो ड्राई रीजन्स है वहाँ पर इवेपोरेशंस का जो रेट है वो बहुत हाई होता है, तो ऐसी जगह पर ड्रिप या ट्रिकल प्रोसेस के जरिए इरिगेशन करना चाहिए। ड्रिप या ट्रिकल प्रोसेस का मतलब कि बूंद बूंद पानी डाल करके उसकी सिंचाई करना है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो हम अपने वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज को इस तरह के मीन्स का उपयोग करके या इस तरह के साधनों का उपयोग करके ही बचा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप अपने चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसके कंटेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं ये आप अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचा सकें।